session in the Crash Course series. In today's session, we'll be discussing law of torts. इसका पहले का पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है. मैंने उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे लॉ ऑफ टॉर्ट से, और मैंने कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस भी उस सेशन में डिस्कस किए हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट से आपसे पूछे जा सकते हैं. ऑल्दो कोई स्पेसिफिक लैंडमार्क जजमेंट नहीं है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करे, लेकिन ये पर्टिकुलर टॉपिक बाकी सारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और हमें लगता है ये टॉपिक बहुत ईजी है, लेकिन ये टॉपिक उतना ईजी नहीं है. हम इसमें जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें इसके प्रोविजंस याद नहीं रहते हैं. तो आज हम बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस सेशन में डिस्कस करेंगे ऑन लॉ ऑफ टॉर्ट्स. सबसे पहले हम आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं डेफेमेशन. अब एक बात हमें याद रखनी है, डेफेमेशन एक टॉर्ट भी है और एक क्रिमिनल रॉन्ग भी है. टॉर्ट है मतलब इसकी सिविल लाइबिलिटी भी है और इसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है. यदि मैं टॉर्ट के पर्सपेक्टिव से डेफेमेशन की बात करूं, तो डेफेमेशन डायरेक्टली एक मैन के राइट की बात करता है ऑन हिज रेपुटेशन. An individual person has a right to protect his reputation, and if someone makes a comment or a statement through any mode which is wrong and which harms the reputation of the individual, then he will be liable for the tortious liability of defamation, or he may also be liable for the criminal liability available under section 499 and section 500 of IPC. हम आज इसको बात कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल लाइबिलिटी या फिर tortious liability. उसके लिए हमें समझना होगा डेफेमेशन को दो कैटेगरीज में टॉर्ट के अंदर डिवाइड किया गया है. ये दोनों कैटेगरीज हमने इंग्लिश लॉ से उठाई हैं. पहली कैटेगरी है लिबिल, दूसरी कैटेगरी है स्लैंडर. जनरली लिबिल हम उसे कहते हैं जो आई से विजिबल है, एंड स्लैंडर वो जो ईयर के थ्रू सुनना हो. व्हाट डज दिस मीन? लिबिल का मतलब होता है विच इज एक्सप्रेस्ड इन सर्टेन रिटन फॉर्म्स. कोई भी ऐसी चीज जो रिटन फॉर्म में रिटन एक्सप्रेशन के अंदर एक्सप्रेस्ड है, मतलब कोई लिखी हुई न्यूज़पेपर कटिंग, कोई लिखा हुआ आर्टिकल, कोई लिखा हुआ लेटर, कोई भी ऐसी चीज जो एक्सप्रेसिव फॉर्म में है जिसको हम देख सकते हैं, अपनी आंखों से हम पढ़ सकते हैं, वो होता है लिबिल. स्लैंडर का मतलब होता है टेक्निकली कही सुनी बातें. कोई भी ऐसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो आपके ईयर ने परसीव की हो, विच इज परसीव्ड बाय ईयर, इज स्लैंडर. अब इन दोनों का ही डिफेमेटरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये डिफेमेशन में नहीं बैठेंगे ना. व्हाट इज डिफेमेशन? टेक्निकली डिफेमेशन को समझने के लिए हमें पहले उसके एसेंशियल्स को परसीव करना इंपॉर्टेंट है. इसेंशियल्स की यदि मैं बात करूं तो तीन बेसिक इसेंशियल्स है जो डिफेमेशन की बात करते हैं. पहला, स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी. डिफेमेटरी का मतलब इट शुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. Reputation of an individual or firm, whatever the case may be. Even a corporate firm, a company can file a suit for defamation, and there is a civil as well as criminal remedy available when it comes to defamation. तो टेक्निकली डिफेमेटरी का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, ऐसी कोई भी लिखी हुई बात, ऐसी कोई भी कही हुई बात, रिटन हो, ओरल हो, विजिबल हो, थ्रू एक्सप्रेशंस हो, थ्रू योर signs हो, expressions हो, anything which is directly harming the individual's reputation or the reputation of the other person. It may be a corporation sole also, a company also. That is the very first essential of defamation as a tort. उसके बाद it should refer to the plaintiff. Now for instance, मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में मैंने कहा that the entire companies who are producing this particular type of good is producing it in a bad quality. Now when I'm saying something, yes, this is defamatory, but I am not focusing a specific company. I am not focusing a specific individual here. Technically, in my statement, I am not focusing on the plaintiff. तो क्या ये टॉर्टियस लाइबिलिटी होगी? नहीं, ये टॉर्टियस लाइबिलिटी नहीं होगी. टॉर्टियस लाइबिलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेटमेंट हमने दिया वो स्पेसिफिकली
प्लेंटिव को रेफर करे। जब तक हमारा स्टेटमेंट प्लेंटिव को रेफर नहीं करेगा तब तक टॉर्टियस लाइबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती ऑफ द डिफेंडेंट। तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट essential when it comes to defamation. Now the third, it should be published. Published का मतलब ये नहीं होता है कि वो न्यूज़पेपर में आए या फिर वो कहीं रिटन फॉर्मेट में आए, किसी अथॉरिटी के थ्रू पब्लिश्ड हो, नहीं। पब्लिश्ड का मतलब ये होता है दैट सच इंफॉर्मेशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू अ थर्ड पार्टी। Such information should be communicated to a third party. मैंने कोई बात प्राइवेट में बोली और मैंने बोला यू आर अ बैड पर्सन। नाउ हियर यू, लेट्स अज्यूम सब आई एम टॉकिंग टू एन एक्स पर्सन, मैंने उसको बोला दैट यू आर अ बैड पर्सन। अब यहाँ पे एक्स और मेरे अलावा कोई भी नहीं है ये बात सुनने के लिए, तो क्या ये डिफेमेशन होगा? नहीं, ये डिफेमेशन नहीं होगा। अनलाइकली मैं कहीं बाहर गैदरिंग में गई, मैंने वहां जाके 4 लोगों के सामने ये बात बोली दैट एक्स इज अ बैड पर्सन, तब ये पब्लिश्ड माना जाएगा और थर्ड एसेंशियल कंप्लीट होगा ऑफ डिफेमेशन, एंड देन ओनली टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ डिफेमेशन विल अराइज। हम हर जगह पब्लिश पढ़ते हैं और हमें लगता है किसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट में पब्लिश होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। पब्लिकेशन का मतलब होता है किसी थर्ड पार्टी तक वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होनी चाहिए जो इंडिविजुअल के बारे में है, एंड इट शुड बी डिफेमेटरी फॉर श्योर। So these three are the very basic essentials for the liability of defamation. Tortious liability of defamation इन तीनों essentials के बिना establish नहीं होता है। This is very important. Now मैंने आपको बताया कि लिबिल और स्लैंडर ये 2 टाइप के हमारे पास टॉर्टियस लाइबिलिटी के अंदर, डिफेमेशन के अंदर 2 मोटे मोटे हमारे पास कैटेगरी हैं। इसके साथ में आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। स्पेसिफिकली एक कॉन्सेप्ट होता है टॉट में एक्शनेबल पर से। ये मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया है। इस टर्म का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक टॉट जो है वो एक्शनेबल है एंड द प्लेंटिव हैज नॉट टू गिव अ प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज। विदाउट डैमेज का प्रूफ भी वो स्पेसिफिक टॉट जो है वो एक्शनेबल कंसिडर किया जाता है। नाउ सी, सिंस लिबल रिटन फॉर्मेट में होता है और एक्सप्रेसिव फॉर्मेट में होता है तो ये ऑटोमेटिकली एक्शनेबल पर से है। मतलब द पार्टी हैज इज नॉट इन अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज, एंड विदाउट प्रोवाइडिंग अ प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज ऑल्सो दिस विल बी एक्शनेबल टॉट। ऑलराइट, बट व्हेन इट कम्स टू स्लैंडर, स्लैंडर रिटन फॉर्मेट में नहीं होता है, वो बोली हुई बात होती है, इसलिए जनरली स्लैंडर एक्शनेबल पर से नहीं होता है, बट इट हैज सर्टेन एक्सेप्शंस। जब भी ये बोली हुई बात इन तीनों सर्कमस्टांसेस में फॉल करेगी तब स्लैंडर भी एक्शनेबल पर से होगा, और यहीं से हमसे क्वेश्चन बनता है। अब ये 3 मेन बातें क्या है? पहला, यदि मैंने कोई भी स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग इम्प्यूटेशन ऑफ अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन, इम्प्यूटेशन ऑफ अ क्राइम, यदि मैंने ये बोला कि एक्स ने क्राइम कमिट किया है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑल्दो दिस मे बी डिफेमेटरी इन नेचर बट इट इज रिगार्डिंग इम्प्यूटेशन ऑफ अ क्राइम, दैट इज व्हाई दिस स्लैंडर विल बी एक्शनेबल पर से विदाउट गिविंग अ प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज। सेकेंड, if the imputation is regarding a venereal, it's regarding a contagious disease, ऐसी डिसीज के बारे में वो इंफॉर्मेशन है, जैसे कोविड इतना ज्यादा कंटेंजियस इन नेचर था कि एक से दूसरे को बहुत जल्दी हो रहा था। अब यदि मैं किसी के बारे में ये इंफॉर्मेशन दूं दैट XYZ पर्सन को कोविड हो गया है तो ये स्लैंडर हो सकता है, लेकिन और ये एक्शनेबल पर से भी होगा। ऑल्दो ये ओरल बात है पर तब भी ये एक्शनेबल पर से होगा। देन थर्ड, इफ द imputation is regarding unchastity of women, if I am saying something which is against the morality, which is against the ethical moral character of the woman, then that is also actionable per se without the proof of special damage। आप डायरेक्टली स्लैंडर के लिए इंडिविजुअल को यहाँ पे सू कर सकते हो। तो ये तीनों बातें जो है ये एक्सेप्शन है टू द रूल दैट स्लैंडर इज नॉट एक्शनेबल पर से। सो जनरली द रूल स्टेट्स कि स्लैंडर जो है
वो एक्शनेबल पर से नहीं होगा, हमें पहले प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं होगा, हमें पहले प्रूफ देना पड़ेगा। पर इस रूल के हमारे पास 3 एक्सेप्शंस हैं जो मैंने यहाँ पर अभी अभी आपके साथ डिस्कस करे। सो ये हमें पता होना चाहिए। देन लेट्स मूव फर्दर। डिफेमेशन के डिफेंसेस क्या है? कुछ डिफेंसेस वी हैव। द फर्स्ट डिफेंस इज जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ। If we prove in the court of law, the defendants do prove in the court of law that whatever statement, whatever comment they had made is true, सच है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो आपको डिफेंस मिल जाता है, डिफेंडेंट को यहाँ पे डिफेंस मिल जाता है, एंड देन दिस इज नॉट tortious liability of defamation cannot come into picture. Then fair and bona fide comment. It is very important that the comment which has been made is fair, in good faith and for public interest. यदि इन तीनों में से कोई भी बात प्रूव कर देता है डिफेंडेंट कि फेयर था, कमेंट था, ये इंपॉर्टेंट है कि वो कमेंट हो, ठीक है, ओपिनियन हो, ना कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट या कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो, इट शुड बी अ कमेंट पर से, कमेंट था, फेयर था, गुड फेथ में था, पब्लिक इंटरेस्ट में था। जब इतनी बातें प्रूफ हो जाएंगी तब उसे डिफेंस मिल जाएगा फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट का। उसके बाद प्रिविलेज स्टेटमेंट। अब ये प्रिविलेज स्टेटमेंट क्या होता है? पहली बात हमें ये समझनी है कि प्रिविलेज स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं। डिफेमेशन के डिफेंस में 2 टाइप की प्रिविलेजेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट प्रिविलेज, एक होती है क्वालिफाइड प्रिविलेज। एब्सोल्यूट प्रिविलेज हमारे पास एब्सोल्यूटली अवेलेबल है, मतलब इसमें हमको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में बोली गई बात, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में बोली गई बात, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दिया गया कमेंट, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दिया गया कमेंट, उसके बाद मिलिट्री एंड नेवल प्रोसीडिंग्स, जो भी अथॉरिटी के अंदर प्रोसीडिंग्स हो रही है, यदि वहां पे कोई बात बोली है तो वो डिफेमेशन नहीं आएगा। देन द फोर्थ इज स्टेट प्रोसीडिंग्स। ऑलराइट, तो ये हमारे एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस होते हैं। क्वालिफाइड प्रिविलेज हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफाइड प्रिविलेजेस में हमें एस्टैब्लिश करना पड़ता है मलाइस on the part of defendant, on the part specifically इल इंटेंशन से बोली गई बात है, ये बात हमें एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। क्वालिफाइड प्रिविलेजेस हमें एब्सोल्युटली अवेलेबल नहीं होती है। ऑलराइट, then the fourth defense is apology. If we seek apology, we seek a public apology. Now what is a public apology? अगेन जो हमने पब्लिश्ड वर्ड का मतलब समझा है वही होता है पब्लिक अपॉलॉजी। हमने जितने लोगों के सामने वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया, हमें उतने ही लोगों के सामने अपॉलॉजी सीक करनी होगी। सो दिस इज ऑल्सो अ डिफेंस अवेलेबल इन द केस ऑफ डिफेमेशन पर से। ना डिफेमेशन में यूजुअली आपने देखा होगा एक स्पेसिफिक टर्म है जो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। इन आंजो दिस इज अ टर्म रिलेटेड टू डिफेमेशन पर से। इसका मतलब ये होता है कि डिफेमेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंटेंशन है वर्ड्स के पीछे का वो डिफेमेटरी हो। अ वर्ड माइट हैव 2 मीनिंग्स, डबल मीनिंग हो सकता है वर्ड का। यूजुअली ये चीज सीख की जा सकती है एज अ डिफेंस, ये डिफेंस की तरह भी सीख होती है बाय द पार्टी। जब पार्टी ये बोलती है कि हमने जो स्टेटमेंट दिया उसका इंटेंशन कुछ और था एंड द प्लेंटिव हैज ट्रीटेड दैट स्टेटमेंट इन अदर इंटेंशन एंड we did not have the defendants can claim that they did not had an intention to defame the other party. Usually to understand this, let's take an example of a laughter show. Let's take an example of the laughter show here. ठीक है, लाफ्टर शो में जो भी जोक बोलता है, जो भी कॉमेडियन है वो जो भी जोक बोल रहा है वो जोक किसी के इंडिविजुअल कैरेक्टर बिहेवियर पे भी हो सकता है। नाउ ही कैन क्लेम दिस पर्टिकुलर डिफेंस वेयर ही कैन से दैट व्हाटएवर आई सेड हैड डिफरेंट मीनिंग टू व्हाट द प्लेंटिव हैज इंटेंडेड इट। सो इनैंडो का मतलब ये होता है दैट द इंटेंशन बिहाइंड योर पर्टिकुलर स्टेटमेंट शुड बी डिफेमेटरी एंड देन ओनली these 3 essentials of defamation will be established.
Otherwise, these three essentials of defamation cannot be established at all. Alright, so I hope defamation आप लोग को clear हुआ होगा. Then let's start with malicious prosecution. This is another kind of tort which attracts tortious liability. अब ये tort क्या होता है, क्या बोलता है, इसको समझ लेते हैं. इसके बेसिकली 4 एसेंशियल्स हैं और इसी के अराउंड ये रोटेट करता है. पहला, प्रोसिक्यूशन हुआ प्लेंटिफ का. सो देयर इज अ प्लेंटिफ जिसने सू करा डिफेंडेंट को. जनरली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, टॉर्ट के नाम में प्रोसिक्यूशन. तो प्रोसिक्यूशन का मतलब ये है कि एक प्लेंटिफ है जिसने सूट फाइल करा है अगेंस्ट द डिफेंडेंट ऑन अ गिवन कॉज ऑफ एक्शन. ठीक है. नाउ मलेशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि इल इंटेंशन के साथ विदाउट एनी रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक सूट फाइल कर दिया. ठीक है. जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट किसी भी कॉज ऑफ एक्शन पे सूट लेके आता है और डिफेंडेंट ये बोलता है और उस स्पेसिफिक सूट के अंदर प्लेंटिफ के फेवर में टर्मिनेट हो जाती हैं प्रोसीडिंग्स, तब और डैमेज होगा डिफेंडेंट को. अब मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करती हूँ एक सिंपल से टर्म में. ठीक है. पहली बात, मलेशियस प्रोसिक्यूशन का सूट कौन फाइल करता है? ये डिफेंडेंट फाइल करता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ. किस मैटर पे? ये मैटर पे फाइल होता है एक अर्लियर प्रोसिक्यूशन पे बेस्ड है ये. अब क्या हुआ? लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू बाय वन सिंगल एग्जांपल. 2 लोग थे. I'll make you very easy for you. There were 2 friends, Harshit and for instance the other person may be Harsh. हर्षित ने हर्ष को स्पेसिफिकली, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नेग्लिजेंस के लिए सू किया. सो हियर हर्षित इज प्लेंटिव एंड हर्ष इज डिफेंडेंट. ठीक है. इसने सूट फाइल करा नेग्लिजेंस के लिए. इस पर्टिकुलर सूट में, नेग्लिजेंस के सूट में डिसीजन आ गया इन द फेवर ऑफ हर्ष, मतलब टर्मिनेट हो गई प्रोसीडिंग्स इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ. एंड हर्ष ने इसके बाद मलेशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करते हुए ये बोला कि हर्षित ने ये जो फर्स्ट सूट था ये इल इंटेंशन के साथ मेरे अगेंस्ट फाइल किया था. जब कोई भी इंडिविजुअल कोई भी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करता है विदाउट अ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, जस्ट विद द इंटेंशन to create a mental pressure on the other person of the prosecution, then he is committing the tort of malicious prosecution. हर्षित ने जब हर्ष के अगेंस्ट सूट इनिशिएट करा तो उसके पास कोई रीजनेबल कॉज नहीं था ये सूट इनिशिएट करने का, लेकिन जानबूझ के अंडर लाइब्रेरी उसने एक फेक सूट इनिशिएट किया हर्ष के अगेंस्ट. बाद में ये जो स्पेसिफिक सूट था इसमें हर्ष को गिल्टी भी नहीं बोला गया और हर्ष को फ्री कर दिया गया एंड इट वाज नॉट डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ हर्षित. तब आफ्टरवर्ड्स Harsh can file for a tortious liability of malicious prosecution against Harshit, stating that Harshit had ill intention and there was no reasonable and probable cause because no negligence was committed on his particular part. So this is the kind of defense available here. सो मलेशियस प्रोसिक्यूशन जनरली इज अ टॉर्ट जहां पर डिफेंडेंट ये क्लेम करता है कि प्लेंटिफ ने पहले वाले केस में कोई भी रीजनेबल और बिना किसी प्रोबेबल कॉज के प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया था जस्ट टू क्रिएट प्रेशर ऑन द डिफेंडेंट एंड जस्ट टू यू नो मतलब टेक्निकली उसे परेशान करने के लिए ये प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया था. कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर रियलिटी में था नहीं उसे प्रोसिक्यूट करने का. तब tortious liability of malicious prosecution into picture आती है. So these are the 5 very basic essentials when it comes to malicious prosecution. Alright. Now another important topic under tort is trespass. अभी trespass क्या चीज है? trespass किस किस का हो सकता है? पहले तो दिमाग में हमारे ये क्वेश्चन आता है. तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, ट्रेसपास इंडिविजुअल की बॉडी का हो सकता है जो हम डिस्कस करेंगे, ट्रेसपास प्रॉपर्टी का हो सकता है. अब ट्रेसपास मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और ट्रेसपास इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है. ठीक है.
हम सबसे पहले बात करें लैंड की, मतलब हम बात कर रहे हैं ट्रेसपास ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले समझ लेते हैं ट्रेसपास का मतलब क्या होता है। ट्रेसपास का मतलब होता है बिना परमिशन के किसी के भी लैंड, किसी की भी बॉडी, किसी की भी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल के अंदर एंटर करना, उसके पोजेशन को डिस्टर्ब करना। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले वो इंडिविजुअल के पास पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है जो अभी ए के पोजेशन में है, अब भी एक स्ट्रेंजर है, इसने एक ही लैंड पे एक ट्री देखा मैंगो का, और इसने क्या किया, इसने एंटर किया एक ही लैंड को। अभी पोजेशन किसके पास है, ए के पास है। बी कौन है, स्ट्रेंजर है, पोजेशन नहीं है। जैसे ही ये एक ही लैंड पे एंटर कर रहा है, ये एक्चुअली में कमिट कर रहा है द ऑफेंस ऑफ ट्रेसपास, क्योंकि ए पोजेशन में है एंड बी ने एक ही लैंड में विदाउट परमिशन एंटर करके ए के पोजेशन को डिस्टर्ब किया है। Thus, B is committing the tort of trespass here. So, to commit the tort of trespass to land, two things are important. पहला, possession immovable property का plaintiff के पास था, एंड डिफेंडेंट ने इस पीसफुल पोजेशन को डिस्टर्ब किया है। अब डिस्टर्ब किया है तो ये विदाउट कंसेंट होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप विथ कंसेंट एंटर कर रहे हो तो हम इसे ट्रेसपास नहीं मानते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको इसमें बताई जो है पोजेशन। अब पोजेशन कैसा होना चाहिए, पोजेशन एक्चुअल भी हो सकता है, पोजेशन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब मेरे पास कोई प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर पोजेशन है, ऑल्दो मैं उस प्रॉपर्टी में नहीं रह रही हूँ, मैं किसी और सिटी में हूँ, लेकिन मैं ही एब्सोल्यूट ओनर और पोजेसर हूँ उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की। तो एक्चुअल पोजेशन मतलब फिजिकल कंट्रोल। कंस्ट्रक्टिव मतलब आई डू हैव इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कंट्रोल एंड पोजेशन ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। सो पोजेशन मे बी एक्चुअल एंड मे बी कंस्ट्रक्टिव बोथ ऑल टुगेदर। डिस्टर्बेंस कैसे हो सकता है, डिस्टर्बेंस आप कर सकते हो या तो आपने एंट्री की उस प्रॉपर्टी पे, या फिर आपके किसी चैटल ने एंट्री की उस प्रॉपर्टी पे, या फिर आपके किसी पेट ने, किसी एनिमल ने जो आपको बिलोंग करता है उसको एंट्री की, या फिर आपने उस लैंड को डिस्टर्ब किया बाय थ्रोइंग अ पीस ऑफ स्टोन और समथिंग लाइक दैट। सो टेक्निकली एक इंसान के पास पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का, दूसरा इंसान दैट इज द डिफेंडेंट उस पोजेशन को यदि उस लैंड की पोजेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, देन ही इज कमिटिंग द टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास टू लैंड। नाउ हियर दो चीजें हैं जो इंस्टेंसेस है ऑफ नो ट्रेसपास, इसको हम डिफेंस टू ट्रेसपास भी बुला सकते हैं जनरल टर्म में। पहला, अथॉरिटी ऑफ द पार्टी। नाउ व्हाट इज अथॉरिटी ऑफ द पार्टी, अथॉरिटी ऑफ द पार्टी के अंदर मतलब ये हुआ कि हमने इंडिविजुअल पर्सन को, जो डिफेंडेंट है, यदि डिफेंडेंट ये प्रूव कर दे कि डिफेंडेंट को एंट्री का ग्रांट मिला था, या फिर बाय लीव ऑफ लाइसेंस उसको अलाउड था प्रॉपर्टी में अंदर एंटर करना। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ पार्टी मतलब जो डिफेंडेंट है उसके पास अथॉरिटी था उस पर्टिकुलर लैंड को ट्रेसपास करने का, और उसने इलीगल उस प्रॉपर्टी में एंटर नहीं किया है, उसने एंटर किया है विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। एंड देयर आर टू इंस्टेंसेस ऑफ द सेम। पहला, उसे ग्रांट मिला है बाय द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और उसको लाइसेंस मिला है उस प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए। दूसरा है पर्सन्स एंटरिंग अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, कोर्ट से पहले वो प्रॉपर्टी मेरी थी लेकिन डिस्प्यूटेड थी, इसलिए मैं उस प्रॉपर्टी को छोड़ के चली गई थी, पर मुझे कोर्ट से री एंट्री का ऑर्डर मिल गया। तो ये क्या हुआ, मुझे कोर्ट ने बोला आप अपनी प्रॉपर्टी में वापस एंटर कर सकते हो, तो दिस इज नॉट ट्रेसपास। देन इफ यू आर एंटरिंग द लैंड टू टेक बैक योर ओन थिंग और एनिमल फॉर दैट मैटर, बाय मिस्टेक यदि आपका एनिमल या आपकी कोई चीज उस प्रॉपर्टी पे छूट गई है और आप फिर से उस प्रॉपर्टी पे एंटर कर रहे हो, तो ये भी अलाउड है अंदर अथॉरिटी ऑफ लॉ। देन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोसेस विच इज लीगल। आप किसी कोर्ट के ऑर्डर के लिए या फिर आप किसी समन्स को सर्व करने के लिए प्रॉपर्टी के अंदर एंटर कर रहे हो और पोजेशन विदाउट अथॉरिटी एंटर कर रहे हो, ये भी ट्रेसपास टू लैंड कंसिडर नहीं किया जाता है। Alright, then what remedies are available if you are committing trespass to land? तो दो बेसिकली रेमेडीज है, पहला एक्स्ट्रा जुडिशियल, दूसरा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी के अंदर मैं डैमेजेस के लिए सू कर सकती हूँ,
कितने टाइप के होते हैं ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी. मैं रिकवरी ऑफ पोजेशन क्लेम कर सकती हूँ. मैं क्लेम कर सकती हूँ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल फ्रॉम द कोर्ट. मैं कोर्ट से जाके मांग सकती हूँ टाइटल उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, एंड एक्सक्लूसिव टाइटल मांग सकती हूँ. मैं इंजंक्शन ऑर्डर ला सकती हूँ कोर्ट से. तो मेरे पास 4 मोटे मोटे जुडिशियल रेमेडीज हैं. डैमेजेस हैं, रिकवरी ऑफ पोजेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल है और इंजंक्शन है. एक्स्ट्रा जुडिशियल में मेरे पास क्या है, मैं एक्सपल कर सकती हूँ ट्रेसपासर को. अब यदि मेरी कोई प्रॉपर्टी में घुस आया है तो मैं रीजनेबल फोर्स यूज करके उसे अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकती हूँ. मैं अपनी प्रॉपर्टी में री एंट्री कर सकती हूँ जो प्रॉपर्टी में मैं नहीं थी फॉर इंस्टेंस. तो ये कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज है जो मेरे पास अवेलेबल होती है व्हेन somebody is committing trespass to land. देन wrongs टू मूवेबल प्रॉपर्टी, इसे मैं कह सकती हूँ ट्रेसपास टू गुड्स. इसमें 3 मोटे मोटे टाइप्स होते हैं. पहला होता है ट्रेसपास टू गुड्स. गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी. यदि मेरे पास मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन है एंड डिफेंडेंट ने उस पोजेशन को डिस्टर्ब किया. सिमिलरली जो हमने पीछे पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके वो यहाँ अप्लाई करता है. तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मोबाइल फोन विच इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड somebody टेक्स अवे माई मोबाइल फोन विदाउट आस्किंग मी. So he is disturbing the possession of my mobile phone which is a movable property. So he is committing trespass to goods here. दूसरा होता है कन्वर्जन और डिटेन्यू. डिटेन्यू का बेसिक मतलब होता है जब आप किसी के भी चैटल को डिटेन कर लो एंड दैट टू विदाउट अ लॉफुल जस्टिफिकेशन. ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को यदि मैंने डिटेन करा है और वो मैंने डिटेन किया है विदाउट अ स्पेसिफिक लॉफुल जस्टिफिकेशन तो वो भी ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है. देन एक और कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कन्वर्जन क्या होता है. कन्वर्जन का मतलब होता है विलफुल इंटरफेरेंस विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ ओनर. किसी का कोई प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे छूट गया है गलती से और मैं उस मशीन को यूज कर लूँ, अपने यूज के लिए उसे कन्वर्ट कर लूँ, तो ये मैंने विलफुल इंटरफेरेंस किया है उसके स्पेसिफिक राइट के साथ, जबकि वो प्रॉपर्टी उससे बिलोंग करती है पर उसे यदि मैं यूज कर रही हूँ. सो आई एम कमिटिंग द टॉट ऑफ कन्वर्जन हियर. सो दीज 3 आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ wrongs which may be committed against a movable property per se, and all of these 3 are considered as torts. ठीक है. देन ट्रेसपास टू पर्सन. ट्रेसपास टू पर्सन मतलब बॉडी ऑफ द पर्सन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ट्रेसपास टू पर्सन के अंदर बॉडी ऑफ द पर्सन की बात कर रहे हैं. ऑलराइट, अब इसका बेसिकली मीनिंग क्या हुआ, इसमें 3 चीजें, एक असॉल्ट है, एक बैटरी है, एक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है. अब ये असॉल्ट का मीनिंग क्या हुआ, असॉल्ट का मीनिंग ये हुआ जब मैं इंडिविजुअल के माइंड में एप्रीहेंशन डाल रही हूं. When in the individual mind I am apprehending that I may commit battery on him. क्रिमिनल लॉ में मैंने आपको क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट पढ़ाया था. क्रिमिनल फोर्स वो इंस्टेंस होता है जब हम किसी की बॉडी के ऊपर कुछ क्रिमिनल फोर्स यूज करें. ठीक है, और उस फोर्स से उसको कुछ ना कुछ उसका कुछ मोशन होना चाहिए टेक्निकली. असॉल्ट बाय वर्बल अब्यूज होता है, वर्बली हम किसी को थ्रेट करें. टॉट के अंदर भी असॉल्ट का मतलब होता है जब हम वर्बली किसी के दिमाग पे एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहे हैं कि हम कुछ गलत कमिट कर सकते हैं उस इंडिविजुअल के साथ. और बैटरी क्या होता है, बैटरी तब होता है जब हम टेक्निकली कुछ फोर्स यूज करके एप्रीहेंशन क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल के माइंड में. असॉल्ट बाय यूज ऑफ वर्ड्स होता है, बैटरी बाय यूज ऑफ योर हैंड्स, और एप्रीहेंशन ऑन द अदर इंडिविजुअल होता है दैट यू माइट कमिट अ रॉन्ग टुवर्ड्स हिम. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट तब होता है व्हेन अ पर्सन इज इम्प्रिजनमेंट विदाउट अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन और अ रीजनेबल कॉज. So here, since we are restricting the body of the individual, thus we are committing the tortious liability of false imprisonment here. All right? प्रिस्क्राइब्ड है आईपीसी के अंदर, हमें वो रेमेडी के फॉर्मेट में मिलता है. हमने सिविल लॉ की रेमेडी देखी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखा है. अब जब हम टॉर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस ऑफ रेमेडी अवेलेबल हैं.
पहली रेमेडी है हमारे पास जुडिशियल रेमेडी, दूसरी है हमारे पास एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी के अंदर हमारे पास तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडीज अवेलेबल है। पहला है डैमेजेस। अब बहुत सारे टाइप्स ऑफ डैमेजेस होते हैं। एक होता है जनरल डैमेज, स्पेशल डैमेज, नॉमिनल डैमेज, रियल डैमेज। सी नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये सब डैमेजेस क्या होते हैं। जनरल डैमेजेस जो लॉ के हिसाब से जनरली उस पर्टिकुलर टॉर्ट में कमिट होंगे, वो सब जनरल डैमेजेस होते हैं। स्पेशल डैमेजेस वो होते हैं विच आर कमिटेड इन द केस ऑफ सम स्पेशल इंस्टांसेस। जब पार्टी ये एस्टैब्लिश करती है कि टॉर्टियस लाइबिलिटी में उन्हें कुछ स्पेशल डैमेज इनकर हुआ है, तब कोर्ट स्पेशल डैमेज अवॉर्ड करता है। नॉमिनल डैमेज का मतलब ये होता है जहां पर लीगल इंजुरी हुई है पर कोई स्पेसिफिक डैमेज कॉज नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि लीगल इंजरी हुई है उस टॉर्ट के कमिट होने से, इसीलिए कोर्ट एक नॉमिनल अमाउंट जो बहुत ही कम होता है उतना डैमेज ग्रांट करेगा, क्योंकि रेमेडी तो देनी पड़ेगी। हमने पढ़ा है ओबी जस्ट इबी रेमेडियम, जहां राइट है वहां रेमेडी है, और यदि लीगल इंजुरी हुई है देन द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डैमेजेस। बट सिंस द लेवल ऑफ डैमेजेस, द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इनकर्ड आर वेरी लो, थस कोर्ट अवॉर्ड्स नॉमिनल डैमेजेस। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ डैमेजेस होता है, नॉमिनल होता है, वो कोर्ट यहाँ पे अमाउंट देती है। रियल डैमेज मतलब जो एक्चुअल डैमेज पार्टी को कॉज हुआ है वो कवर होता है रियल डैमेज में। जो टॉट होने से एक्चुअली डैमेज कॉज हुआ है पार्टी को, वो सब रियल डैमेजेस के अंदर कवर होता है। उसके बाद हमारे पास होता है एग्जेम्पलरी, या फिर वी ऑल्सो कॉल इट प्यूनिटिव डैमेजेस। एक्चुअल डैमेजेस तो मिलेंगे जो हमें कॉज हुए हैं, या जनरल या स्पेशल मिलेंगे, लेकिन यदि किसी इंस्टेंस में पार्टी ये बोलती है कि टॉर्ट कमिट होने से उन्हें एग्जाम्पलरी डैमेजेस, कुछ ऐसी चीजें कॉज हुई हैं विच वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेचुरल कोर्स ऑफ कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉर्ट, देन based on the facts and circumstances the court may also award exemplary or punitive damages to the party. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ डैमेजेस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड रेमेडी है हमारे पास इंजंक्शन की। इंजंक्शन का बेसिक मतलब होता है कोर्ट से ऑर्डर लेना टू स्टॉप। इंजंक्शन का बेसिक सा मतलब होता है कोर्ट से ऑर्डर लेना टू स्टॉप। राइट, हम इसको इंटरिम इंजंक्शन भी ले सकते हैं, हम परमानेंट इंजंक्शन भी ले सकते हैं। ये दोनों क्या होता है, जब तक कोर्ट ने सूट को डिस्पोज ऑफ नहीं करा तब तक जो हम कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं उसे हम इंटरिम इंजंक्शन बोलते हैं, एंड डिस्पोजल के टाइम पे हम कोर्ट से जो ऑर्डर लेते हैं उसे हम परमानेंट इंजंक्शन बोलते हैं। इंटरिम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड टेक्निकली होता है, और परमानेंट जो हम बाद में लेते हैं एट द एंड ऑफ द डिस्पोजल ऑफ दैट पर्टिकुलर सूट। Now, the third judicial remedy we have is specific restitution of property. This basically means that यदि हमारी प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकली कोई टॉर्ट कमिट हुआ है तो हम अपनी प्रॉपर्टी का रेस्टिट्यूशन क्लेम कर सकते हैं। हम कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं कि हमें प्रॉपर्टी उसके ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न की जाए। So this is also one of the remedy which is available under law of torts. Then we have some kinds of extrajudicial remedies also available. सेल्फ हेल्प, री एंट्री, एक्सपल्शन, रिसेप्शन ऑफ गुड्स। अब ये सब चीजें क्या है? सेल्फ हेल्प का बेसिक मतलब ये है कि जब भी आपकी प्रॉपर्टी पे या आपकी बॉडी पे कोई भी टॉर्ट कमिट करने आएगा तो आप रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इट्स अ काइंड ऑफ डिफेंस बेसिकली अवेलेबल। जो हम प्राइवेट डिफेंस क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं वही हम यहाँ पे सेल्फ हेल्प के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बॉडी को टॉर्ट कमिट होने से बचाने के लिए यू कैन यूज अ रीजनेबल फोर्स टुवर्ड्स द अदर इंडिविजुअल जस्ट मियरली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। सो दिस इज सेल्फ हेल्प। री एंट्री ऑन द लैंड का मतलब यह है कि जिसको इलीगली डिस्पोज ऑफ कर दिया गया उसकी प्रॉपर्टी से, उसे वापस प्रॉपर्टी का पोजेशन ग्रांट करना इज री एंट्री ऑन द प्रॉपर्टी। एक्सपल्शन मतलब इफ समबडी हैज ट्रेसपास द प्रॉपर्टी इलीगली देन यू मे expel that person from the property by using reasonable amount of force in the format of self help. रिसेप्शन ऑफ गुड्स मतलब टेक्निकली यदि किसी के एनिमल्स,
चैटल्स या गुड्स को इलीगल पोजेशन के थ्रू कन्वर्ट कर लिया है या फिर डिटेन्यू कमिट हुआ है उस इंडिविजुअल पर्सन के साथ, देन ही मे ऑल्सो क्लेम दैट प्लीज रिटर्न ऑल माई गुड्स वॉट एवर यू हैव. सो दीज आर सम ऑफ द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज जो हम कोर्ट से नहीं मांगते हैं, बट एज अ पर्सन वी हैव द राइट to exercise these particular remedies as and when required. All right, so that's it. These were some of the very important topics of the tort law. इसके साथ साथ कुछ बातें हमें और याद रखनी है. 10th 11th एंड 12th को हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. 19th जून को आपका पेपर है, उससे पहले वी विल बी प्रोवाइडिंग यू एन ऑल इंडिया ओपन मॉक ऑल्सो विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो. इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को एक बार चेक कर सकते हो. ये काफ़ी ज़्यादा identical होगा, which you may expect to, the questions may be very identical what is expected out of in the CLAT PG paper. Then on 13th 14th and 15th हमने एक master class organize करी है for CLAT PG which is also free. For this you will have to, for updates on these particular things you will have to follow us on all our social media platforms. चाहे यूट्यूब हो तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, इंस्टाग्राम आप कहीं पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं. विल गेट अ अपडेट रिगार्डिंग दीज मास्टर क्लासेस. इन दीज मास्टर क्लासेस विल बी टेलिंग यू कि आपको अब लास्ट मिनट पे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे रिविजन करना है. तो हम लोग आपको साथ में प्रॉपरली रिवाइज करवाएंगे सब चीज़ों को. 22nd जून को मास्टर क्लास है फॉर एलेट पीजी एंड 22nd जून को ही ऑल इंडिया ओपन मॉक है बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ एलेट पीजी. So if you are an aspirant soon going to write a LLM entrance examination, so mark these dates in your calendar and be ready with us and attempt the open mocks and attempt the master classes also, and I hope this will be very fruitful for you. Plus you can have the access to the already available free Open India mocks in our website, and you may find the link in the description box also regarding the same. You may also follow us on social media platforms like YouTube, Telegram and other social media platforms, and you may also visit the Top Rankers website for any other further information you require. Thank you so much. All the best, and be alert. Just follow us. We'll be coming up. We'll be coming with some more important videos जो exam point of view से आपके लिए बहुत important